फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का टॉपिक है, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 10 साइंस से। तो पढ़ते हैं। वन डे भूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in the few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way, but the questions got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answers to Bujo's questions lie in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let's learn about respiration. देखो इसमें क्या बोलता है। कहते हैं कि एक दिन ना भूजो बहुत ईगरली अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था, क्योंकि वो टाउन से आ रहे थे 1 साल के बाद। ठीक है, और वो बहुत जल्दी में था। उन्हें रिसीव करने के लिए बस स्टॉप पे जाता है। फास्टली वो रन करता है, मतलब भागता हुआ उनके पास जाता है। बस स्टॉप कुछ मिनट्स में ही वो पहुंच जाता है। पर जब वो भाग के जाता है तो उसका ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, तो फटाफट ब्रीथ करता है। तो उसके ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि तुम इतनी फास्ट ब्रीथ क्यों कर रहे हो। तो भूजो उन्हें बताता है कि मैं ना भाग के आया हूँ यहाँ पे, इसलिए जो है वो फास्ट ब्रीथिंग हो रही है। लेकिन उसी टाइम भूजो के माइंड में एक क्वेश्चन स्टक करता है कि भागने से जो ब्रीथिंग रेट है वो फास्ट क्यों हो जाता है। और भूजो को ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम ब्रीथ ही क्यों करते हैं। तो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, ये सारा उसके माइंड में आता है। तो यहाँ से हमारे चैप्टर का नाम है राइज होता है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या। सबसे पहले बात करते हैं, भूजो का ब्रीथिंग रेट फास्ट हुआ था। इसका मतलब है जो भूजो ने ब्रीथ किया था। अब देखो दो वर्ड्स है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। क्या इनका मतलब सेम होता है या डिफरेंट होता है? तो मैं आपको ये बताऊंगी कि दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेना और सांस का बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। मतलब देखो क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, हमने चैप्टर्स में पढ़ा था ना, चैप्टर 2 में डाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ा था हमने। तो जो हम फूड खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद उस ग्लूकोज से ही तो हमें एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? वो जो हमारा फूड से हमें जो ग्लूकोज मिला है, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है, जो कि हम रिलीज आउट कर देते हैं। वाटर जनरेट करता है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी होता है। इसके अलावा वहाँ पे बनती है एटीपी। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है और कुछ वाटर जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है वाई डू वी रिस्पायर, हम सांस ही क्यों लेते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि हमें हर टाइप के वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए हम रिस्पायर करते हैं। अब रेस्पिरेशन भी दो तरह की होती है ऑर्गेनिजम्स में। हमारी बॉडी में तो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अलावा कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसी हैं जैसे कि ईस्ट है, और हमारे जब मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं उस टाइम पे तो क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप की हो गई, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पहला क्वेश्चन उसने बोला व्हाट इज रेस्पिरेशन, हमने बताया इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच oxygen react with glucose to form carbon dioxide, water and energy। ठीक है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। आप लिख सकते हो, लिख लो अपनी नोटबुक में, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच
Glucose react with oxygen to give carbon dioxide, water and energy. This process takes place in the cell. This process takes place in the cell. आगे देखो क्या कहता है. In chapter 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cell. A cell is the smallest structural and functional unit of organisms. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproduction. To perform these functions, the cell needs energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. But where does this energy comes from? This energy, can you say why your parents insist that you should eat regularly? The food has stored energy which is released during respiration. है ना, हमने सारा ये पढ़ा है. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है. मतलब हमारी जो बॉडी है वो किससे बनती है? सेल्स से मिलकर ही बनती है. हर सेल कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करता है. न्यूट्रिशन का फंक्शन, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन, रिप्रोडक्शन का फंक्शन. ये सारे फंक्शंस हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं. रिप्रोडक्शन भी आप पढ़ोगे जब आप एमीबा के बारे में बात करोगे. ठीक है, एमीबा जो है वो एक ही सेल दो में डिवाइड हो जाता है तो रिप्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनिज्म. तो अभी आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है चैप्टर 2 में. इसके अलावा आपने एक्सक्रीशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है. बाकी ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको पता है और रिप्रोडक्शन के बारे में आपका एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. पर फिलहाल के लिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर. यूनिसेलर रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल जो होता है वो अपने डॉटर्स को, अपने यंग वंस को जनरेट करता है, और मल्टी सेलर में कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है और वो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है. पूरा चैप्टर हम रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे. टू परफॉर्म दीज फंक्शन सेल नीड एनर्जी. अब कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड रहती ही है. इवन अगर हम खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, रीडिंग भी करते हैं, तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है. लेकिन एनर्जी आएगी कहाँ से? तो हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि फूड ईट करो, रेगुलरली ईट करो, अच्छे से ईट करो, क्योंकि फूड में एनर्जी स्टोर रहती है. और मैंने आपको अभी बताया जो एनर्जी स्टोर रहती है वो एनर्जी रिलीज कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के टाइम पे ही ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, अब देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe in is transported to all the parts of the body and ultimately to each cell. In a cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. The process of breakdown of food in the cells with the release in energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. देखो क्या बात बोल रहा है, कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं ताकि फूड से वो एनर्जी को ले सके, क्योंकि फूड में ही ग्लूकोज होने वाला है. ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो एनर्जी बनने वाली है. तो क्या कहते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन को, गैसेस को एंटर करवाते हैं. ब्रीथिंग के टाइम पे जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस होती है. ठीक है, जो एयर होती है वो ब्रीथ हम जब करते हैं तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है एयर, और अल्टीमेटली वो हर सेल के पास जाती है. हर सेल में क्या होता है? ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. एयर में से ऑक्सीजन उसके पास चली जाती है. ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं. अब क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो सेल में चलता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. 1 मार्क की टर्म है, आप मार्क कर सकते हो. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड cellular respiration. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है? सेल्स में होती है. सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. अब आगे क्या बोलता है? इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर बाय यूज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. द फूड ऑल्सो can also be break down without using energy, which is called anaerobic respiration. Breakdown of food release energy. देखो मैंने आपको अभी बताया था कि रेस्पिरेशन भी दो टाइप की होती है. एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है.
एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आपको नोट भी करवाया है इसने, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस, एरो के ऊपर देखो क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर रही है। ये प्रोसेस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसके अलावा अगर यही प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो उसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन अलग होती है, देखो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, आगे ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें ब्रेक डाउन होता है, अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में जनरेट होता है। दोनों ही फॉर्म्स में एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी कम रिलीज होती है। इसमें देखो क्या बोलता है, यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, they are called anaerobes and they get energy through anaerobic respirations. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. अब क्या बोलता है कि एनएरोब्स भी होते हैं, देखो जो हो जाएंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रीथ करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, दीज आर कॉल्ड एरोब्स एंड दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। And in the absence of oxygen, the organisms which perform respiration is called anaerobes because they perform anaerobic respiration. That means they perform respiration in the absence of oxygen. तो वहाँ इक्वेशन क्या चलती है, ग्लूकोज in the absence of oxygen gives alcohol, carbon dioxide and energy, right? आगे अगर हम बात करें एनारोब्स के एग्जाम्पल्स में तो ईस्ट आ जाता है एनारोबिक के एग्जाम्पल्स में। ईस्ट आर द व्हाट आर ईस्ट, ईस्ट भी ऑर्गेनिजम्स होती है एंड प्लीज नोट दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। सिंपल सी बात है, देखो आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसने क्या जनरेट किया है, उसने जनरेट किया है अल्कोहल। अब अगर अल्कोहल जनरेट किया दैट मीन्स इट कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड बियर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अभी हमने दो टाइप की रेस्पिरेशन पढ़ी है, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं मसल्स में, देखो कभी कभी क्या होता है जब हम रनिंग फास्ट करते हैं तो मसल्स में ना क्रैम्प पड़ जाते हैं, मतलब क्या है कभी कभी ना नस पे नस चढ़ जाती है। एंड व्हाट इज़ दिस नस पे नस चढ़ना, क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, तो क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं तब ऐसा होता है, या फिर रात को सोते टाइम ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस कंडीशन में हम, जिस इन्वायरमेंट में है वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ती हैं, नस पे नस चढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दैट मीन्स वो भी किस टाइप का रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि हमारे मसल्स में होता है ड्यूरिंग क्रैम्प्स। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। आर मसल्स, जब हमारी मसल्स में इस तरह की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब क्रैम्प्स पड़ते हैं तो वहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जनरेट होती है। लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे जनरेट होता है लैक्टिक एसिड, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मतलब क्या, नस पे नस चढ़ जाती है। तो ऐसा कब होता है, बहुत ज़्यादा हम साइकिलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या रात को सोते टाइम जब जिस रूम में है उस रूम में अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं अवेलेबल उस टाइम क्या कहते हैं, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए करता है। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर ऑक्सीजन, demand for energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. इसमें क्या बोलता है, कहता है कि अब कभी कभी हमारे सेल्स भी क्या करते हैं, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए करते हैं। टेम्परेरी जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है तब, ठीक है, मस्त ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर लें, हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग के टाइम पे, साइकिलिंग के टाइम पे, वॉकिंग के टाइम पे, या उस टाइम पे जब हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो लेकिन जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन से कंबाइन करके एटीपी की जनरेशन जो है वो कम हो, मतलब एनर्जी की जनरेशन कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो,
उस टाइम पे क्या होता है, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी टूटना शुरू कर देता है, एनर्जी तब भी बनती है लेकिन बहुत कम एनर्जी बनती है और इसके साथ जनरेट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। कैसे पढ़ोगे, ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। इस तरह से आपको इसे पढ़ना है। देखो इसमें क्या फिगर दिखाया है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली, इस तरह से हमें दिखाया है। आगे क्या कहता है, Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acids cause muscle cramps. We get relief from cramps after a hot water bath or a massage. Can you guess why it is so? Hot water bath or massage improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cramps increases. The increase in the supply of oxygen results in the कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो सिंपल सी बात क्या बोलता है, आपको क्या कभी हैरानी होती है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद हमें मसल क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो क्या करते हैं, मसल सेल्स क्रैम्प्स इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उसमें एनारोबिकली रेस्पिरेशन होने शुरू हो जाती है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाती है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्रैम्प्स पड़ती हैं। इसके अलावा इसे रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं उस पार्ट की जिसमें नस पे नस चढ़ गई है, या फिर हम क्या करते हैं, हॉट वाटर से बाथिंग करते हैं, जिससे क्या होता है जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में चल जाता है। जब ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट हो जाता है तो उस टाइम पे मसल जो है वो क्या करते हैं, उस क्रैम्प को रिलीज़ कर देते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर हो जाती है, बढ़ जाती है, और वहाँ से जो लैक्टिक एसिड है वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेती है अपना ब्रेक डाउन करके, मतलब लैक्टिक एसिड का फिर ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो अभी तक हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, डेफिनेशन भी हमने लिख ली। हमने दो टाइप का रेस्पिरेशन पढ़ा, एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा ह्यूमंस में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हमने ईस्ट में, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हमने मसल क्रैम्प्स के टाइम पे बॉडी में। हमने तीनों की इक्वेशंस भी लिखी हैं, इक्वेशंस ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एटीपी एनर्जी जनरेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम जनरेट होती है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग के बारे में। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। टीचर की ऑब्जर्वेशन में आप कर सकते हो। क्या करो, कहते हैं क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम्स? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथ। क्या करना है, अपने नॉस्ट्रल्स को, नोज को बंद करो, माउथ को भी टाइटली बंद करो, इस तरह से कि आपके माउथ के थ्रू या नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर एंटर ना करे। आप वॉच की तरफ देखो और ये चेक करो कि आप कितने मिनट्स विदाउट ब्रीथ जो है वो रह सकते हो। आप देखोगे कि 1 मिनट के अंदर ही हमारी सांस फूलने लग जाती है और कंट्रोल खत्म होने लग जाता है। दैट मीन्स हम 1 मिनट भी हम ब्रीथिंग के बिना नहीं रह सकते हैं। ब्रीथिंग what does breathing means? So breathing means intake in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of the air rich in carbon dioxide is known as exhalation. It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of the organism. क्या बात बोलता है ये? कहते हैं ब्रीथिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ऑक्सीजन गैस, ठीक है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम नॉस्ट्रल्स की हेल्प से करते हैं। जब हम इनटेक करते हैं एयर का जो कि रिच होती है ऑक्सीजन में, बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, उसको बोलते हैं इनहेलेशन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी से बाहर एमिट आउट करवाते हैं, एक्सेल आउट करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये आपकी कीवर्ड्स के टर्म्स भी हैं। कीवर्ड्स के सारे टर्म्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, मैंने पूरी बुक की, मतलब आपकी पूरी एनसीईआरटी के कीवर्ड्स एक ही लिंक में आपको अवेलेबल करवाए हैं। प्लीज़ आप वहाँ से जाके कोई आप राइट डाउन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हो ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प रहे।
लर्न जरूर करने हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक्सलेशन इनहालेशन एक्सलेशन इनहालेशन इस तरह चलता रहता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम बीमार भी हैं तो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन, विदाउट ब्रीथिंग हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में दोनों में फ़र्क है क्या? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एंटर करवाना, उसका ऑक्सीजन का किससे, ग्लूकोज से रिएक्ट करके एनर्जी का जनरेट करना, दैट इज रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेल आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। अब कहते हैं नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग inhalation and exhalation takes place alternatively. A breath means one inhalation plus one exhalation. Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or change according to the requirement of the oxygen by the body? Let's find out by doing the following activity. कहते हैं कि जब एक पर्सन जितनी बार, देखो एक मिनट के अंदर एक पर्सन जितनी बार ब्रीथ करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स ब्रीथिंग रेट। एक मिनट में एक पर्सन जितनी बार ब्रीथ करता है उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग के टाइम पे मतलब ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो होता है वो अल्टरनेटिवली चलता है। एक बार इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, एक बार एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं। योगा बाबा रामदेव का तो आपने सबको पता ही है, हम प्राणायाम वगैरह करते हैं उस टाइम पे भी यही करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग रेट को फास्ट करते हैं। अब ब्रीथिंग मीन्स होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ब्रीथ नंबर ऑफ टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ का मतलब क्या है इसमें, ब्रीथ का मतलब है वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, दोनों का मतलब है, मतलब कि या तो आप इनहेलेशन चेक करो अपने, यहाँ पे अपने एक्सहेलेशन चेक करो इन 1 मिनट, दैट इज योर ब्रीथिंग रेट। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है या चेंज होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन? चेंज होती रहती है। जब हम फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, कभी हम स्लो ब्रीथिंग करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम स्लो ब्रीथिंग करते हैं, जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी फास्ट ब्रीथिंग रेट हो जाता है। तो क्या है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ब्रीथिंग रेट चेंज होता है। तो क्या कहता है एक्टिविटी से आप इस बात को फाइंड भी कर सकते हो। एक्टिविटी 10.2 में देखो वो क्या बोलता है। इससे पहले बूजो की बात पढ़ते हैं। बूजो नोटेड दैट when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it is so? तो क्या कहता है, कहता है कि जब एक बार वो सांस को रोकता है और एकदम फास्ट जो क्या करता है, फिर उसके बाद एक्सेल आउट करता है, फिर दोबारा जब वो इनहेल करता है तो उसे ज़्यादा इनहेल करना पड़ता है ताकि उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी को वो प्रॉपर अवेलेबल हो जाए, इसलिए। एक्टिविटी पढ़ते हैं 10.2। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, बिकॉज ब्रीथिंग से हम इतना ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, तो उसको नोट करना ही भूल जाते हैं। हमारी सांस तो हमेशा ही चलती रहती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जब तक हम बॉडी एक्सपायर नहीं होती तब तक हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग हमारा चलता ही रहता है, तो हम उस पर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। However, if you try, you can count your rate of breathing in and out normally. Find out how many times you breathe in and out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhale? Now count your breathing rate, number of breaths per minute. After brisk walk and after running, record your breathing rates as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. देखो इसमें क्या बात बोलता है, एक्टिविटी आपको करनी है, आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका ब्रीथिंग रेट कितना है, मतलब आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ इन करते हो और कितनी बार आप ब्रीथ आउट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक रेस लगानी है। रेस में आप कुछ भी कर सकते हो, अपने स्कूल का एक राउंड लगा सकते हो, अपने घर के बाहर जो है वो एक राउंड लगा के आ सकते हो, फास्ट फास्ट ब्रीथ करके। ब्रीथिंग के बाद जब आप रुकोगे, रनिंग के बाद जब आप रुकोगे, ऑन दैट इंस्टेंस आपको 1 मिनट में चेक करना है आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। फिर उसके बाद जब आप रेस्ट कर लोगे दोबारा से, फिर आपको चेक करना है कि आपका ब्रीथिंग रेट क्या है। अपनी ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में फिल करना है और फिर उसके बाद आपको अपनी टेबल को अपने फ्रेंड की टेबल से चेक करना है कि क्या वो एग्जैक्टली सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंस आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब रनिंग के टाइम पे हम ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों एंटर करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो डिमांड है उस टाइम पे वो ज़्यादा है, क्योंकि जब हम रन कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़अप हो रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड भी है और एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड है तो उसे फुलफ़िल भी करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम इन अ मिनट. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only do we breathe fast, and we also take deep breath and thus inhale more oxygen. क्या कहता है? ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो होता है वो ब्रीथ इन करता है, ब्रीथ आउट करता है 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. लेकिन जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम 1 मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथ करते हैं. ठीक है, या फिर जब हम रनिंग करते हैं तब ऐसा करते हैं. ठीक है, तो आप जब इस टेबल को नोट करोगे तो आप देखोगे कि आपके फ्रेंड में से किसी का भी नॉर्मल में जो है वो 18 से ज़्यादा का ब्रीथिंग रेट नहीं लिखा होगा, और आप रनिंग के बाद 25 से ज़्यादा किसी का ब्रीथिंग रेट नहीं आया. ठीक है, तो आप जब इस बात को नोट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये टेबल आपको माइंड में सेट हो जाएगी कि ये ब्रीथिंग रेट नॉर्मल 15 to 18 का ही जा रहा है, और जो मैक्सिमम ब्रीथिंग है आफ्टर एक्सरसाइज उसमें 25 ही जा रहा है. कहता है कि सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजन की, इसीलिए ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं. वी स्पीड अप द ब्रीथिंग ऑफ द फूड एंड मोर ऑक्सीजन इज रिलीज. डज दिस explain why we feel hungry after physical activity? Do you feel drowsy? Does your breath rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? तो क्या कहता है कि जब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमने ज़्यादा यूज़अप कर ली है. ज़्यादा एनर्जी यूज़अप का मतलब है कि ज़्यादा हमने ग्लूकोज भी जनरेट यूज़अप किया है. अगर ज़्यादा ग्लूकोज यूज़अप कर लिया है तो इसका मतलब है कि हमें फूड और सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को, ताकि दोबारा से ग्लूकोज बन सके और दोबारा से वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एटीपी बना सके और हम काम कर सके. एक्टिविटी 10.3 देखो, कहता है कि फिगर दे रखी है 10.3. शो द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द normal day. Can you say in which activity the breath rate of the breathing will be slowest and in which activity it will be fastest? Assign the number of the picture in order to increasing rate of the breathing according to your experience. क्या कहते हैं, आपको ये बताना है कि किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो ब्रीथिंग रेट रहेगा और किस में सबसे कम. अगर आप स्लीपिंग वगैरह वाली बात करते हो, स्लीपिंग में सबसे कम क्या रहेगा, ब्रीथिंग रेट रहेगा, क्योंकि बहुत कम एनर्जी यूज़अप होती है. और ये जो वॉकिंग के टाइम पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़अप रहेगी. नेक्स्ट हमारा है हाउ डू वी ब्रीथ. ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, और अभी के लिए आपको इतना टॉपिक अच्छे से कवर करना है, और साथ ही साथ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कीवर्ड्स का एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना, ताकि आपको पूरी बुक के प्रिंट कीवर्ड्स एक साथ मिल जाएं और आप उन्हें अच्छे से कर